मातरम, मातरम, मातरम। अगर कार्यक्रम की शुरुआत इस तरह से हो तो मेरी तरफ से भी आपके लिए तालियां बनती हैं और अपने लिए आप खुद ताली बजाएं तो मजा आ जाएगा। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं प्लीज। जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में आज मैं अपलव सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि आज का कार्यक्रम है गणतंत्र एवं संविधान विशेष। हमारे करोड़ों दर्शकों को स्वागत, आपका स्वागत। तालियां सभी के लिए जोरदार शोरदार वाली होनी चाहिए प्लीज। देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं, हमारे देश की बात करते हैं, अभी एक युवा साथी ने भारत माता की जयकारा ये जब किया, तो ये एक ऐसा देश है, इसके देशवासी ऐसे हैं जो अपनी देश को माता का दर्जा देते हैं। आज बहुत गौरव महसूस होता है, आज हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि वी आर द सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन ये जो आज हमें गौरव महसूस होता है, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ये इतना आसान नहीं था बोलना। बहुत सारे शूरवीरों ने, बहुत सारे लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानी की हम बात करें, उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस दिए, कंट्रीब्यूशन दिया, तो जाकर के हमें ये आज कहने का मुकाम हासिल हुआ है कि आज हम कहते हैं वी आर द सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो भी हमारे सैन्य बल, हमारी सुरक्षा प्रणाली जिसमें पुलिस भी आती है, निरंतर 24 घंटे 365 दिन बिना रुके बिना थके हमारे लिए सेवा में रहती हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, खड़े होकर के हम सबके लिए तालियां बजाएंगे। खड़े हो जाएं और तालियां एक बार जोरदार सबके लिए हो जाएं प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये सब जानते हैं कि हम सब बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं हमारे देश को, और साथ ही साथ में उन शूरवीरों को जो हमारे लिए निरंतर अपनी सेवाएं देते हैं, 24 घंटे हमारे लिए तैनात रहते हैं, फिर चाहे वो बॉर्डर पे हों, चाहे फिर वो अगर आंतरिक सुरक्षा की बात करें उसके लिए हो। लेकिन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सालों से आपके दिल पर राज करता हुआ आ रहा है। कार्यक्रम, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सालों चलता आ रहा है, अगर हम इस विशेष कार्यक्रम की बात भी करें तो बहुत सालों से आप इस तरह के कार्यक्रम देखते हुए आ रहे होंगे। मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, दूरदर्शन की पूरी टीम के लिए भी तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए इस तरह के कार्यक्रम बनाने के लिए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की। जैसे कि आपको पता है सिलसिला कैसे शुरू होगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है। सही जवाब आपको इनाम की तरफ लेकर के जाएगा। तो तैयार हैं आप लोग? यस, बड़ा हल्के फुल्के में आया। क्या तैयार हैं आप लोग? हाँ, अब आया ना, लगना चाहिए ना, देश के युवा आए हुए हैं तो आवाज वैसी वाली होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं मेरे पहले सवाल की तरफ। आपको मुझे ये बताना है कि भारत का संविधान ये कब पारित किया गया और कब से ये प्रभावी हुआ। पारित कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, दोनों। हाथ खड़े हो चुके हैं। हाँ सर सर को भी आंसर आता है, लेकिन मैं लूंगा पहला, आपसे लेते हैं जी। 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ। प्रभावित हो गया? श्योर? Yes, और कोई बताना चाहता है इसका आंसर? मुट्ठी बांधी हुई है आपने, प्रण लिया है कोई? ऐसे हाथ खड़ा कर रहे हैं जी 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 जी, खड़े होके बताइए आप। सर 26 नवंबर 1950 को हुआ था। और पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दोनों 1950 में हुआ था। 1949 को हुआ था और पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके, आप भी बैठ जाइए। और कोई बताना चाहता है? यहाँ मुझे थोड़ा यार जोश, हम हमारी देश की बात कर रहे हैं, जोश से आंसर चाहिए। कंफ्यूजन वाले आंसर सही भी होंगे तो भी मैं नहीं दूंगा। कौन है जो बिल्कुल मुझे एक बार में कॉन्फिडेंस के साथ में एक्यूरेट आंसर दे सकता है? मैं नाम उसको दूंगा। मैं सर, चलिए मैं के बाद पीछे देख लूं। नहीं, अब उसने पहले यार ऐसे, मतलब
चलता नहीं है, उसने पहले बोल दिया मैं। हाँ, आप बताइए, कॉन्फिडेंस के साथ में बताएंगे। हाँ, 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गई थी। पक्का? पक्का। इनका जवाब भी यही था, जवाब इनका भी यही था, लेकिन कंफ्यूजन था। अपना नाम बताएं आप प्लीज। मेरा नाम आशीष झा है। आशीष झा हैं आप। चलिए एक बार तालियां आशीष झा के लिए जोरदार वाली होनी चाहिए। छब्बीस नवंबर 1949 बिल्कुल सही जवाब, और उसके बाद में 26 जनवरी 1950, क्योंकि मेरा सवाल आपसे क्या था कि कब पारित हुआ और कब से ये प्रभावी हुआ। जवाब आपका बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंस पे जवाब के मैंने इनको इनाम दिया है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 जो आपने बताया को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताना चाहता हूं संविधान की। भारत का जो संविधान है ये विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तालियां प्लीज हमारे देश के लिए जोरदार बनती हैं। चलिए बढ़ते हैं मेरे दूसरे सवाल की तरफ। मेरा दूसरा सवाल भी संविधान से जुड़ा हुआ ही आ रहा है। देखिए, जब संविधान बना तो संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। आपको मुझे बताना है कि उस सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो सभा गठन हुई उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। कॉन्फिडेंस जिनके पास है सिर्फ वो हाथ खड़ा करेंगे, मैं उन्हीं के पास आऊंगा। इन्होंने पता है मुझे क्यों अट्रैक्ट किया, तिरंगा है इनके हाथ में। हाँ बताइए जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कंफर्म है आप? यस सर। नाम बताइए अपना। मयंक चौधरी। मयंक चौधरी का जवाब तालियां दे दीजिए, बिल्कुल सही है। मयंक इतने कॉन्फिडेंट थे, जब जवाब दिया तो मैं जब आगे बढ़ा तो बैठे नहीं। चलो ये पुरस्कार तो मेरा बन गया है, जवाब मेरा सही है। मयंक कॉन्फिडेंस पूरा था ना? बिल्कुल सही था। एक बार तालियां भी जोरदार हो जाए इनके लिए, जोरदार वाली होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताना चाहता हूं आपको कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के आप अध्यक्ष रहे। 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मानित होकर, मतलब सर्वमति से होकर के सर्वसम्मानित इनको आपने ये उपाधि दी कि आपने बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, उनको चुना गया। और बताना चाहता हूं इनको भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको बोला जाता है। तालियां एक बार इनके लिए जोरदार बनती हैं। अच्छा, अगर हमारे देश की आज की बात भी करें तो महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, ये बात हम जानते हैं। तो मेरा सवाल भी उसी से कुछ जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे ये बताना है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं। वाह, अवार्ड मैं लेके जा रहा हूं आज घर पे अपने। कोई बताना चाहता है? कोई गैस करना चाहता है? गैस करना चाहते हैं? दो लोगों ने एक साथ हाथ खड़ा किया है। कितनी महिलाएं थी? आपको बस नंबर बताना है। पहले मैं आपके पास आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। जी 6। हाँ 6। गैस ही तो करना था, तो बोले 6। हाँ आप बताइए। आप 2। ओके, कोई कॉन्फिडेंस से बता सकता है? बैठ जाइए, मैं अभी आपके पास आता हूं, हो सकता है आपका जवाब सही हो। कोई और बताना चाहता है? कोई भी नहीं? इनको लग रहा है वो जवाब आता है। आप ही खड़े हो जाइए। आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे लग रहा है जवाब आपको आता है। 15। 15। चलिए नाम बताइएगा अपना। नाम? दिपेन। दिपेन को पुरस्कार दे देते हैं, बिल्कुल सही जवाब है इनका, 15। मुस्कुराहट से मैंने गैस किया इनको पता होगा, मुस्कुरा रहे थे, हाथ खड़ा नहीं कर रहे थे। मैंने कहा पता नहीं इनको लग रहा हो सही है। कॉन्फिडेंट थे दिपेन आप? हाथ खड़ा क्यों नहीं किया आपने? आप चाहते थे मैं घर लेके जाऊं? कितने अच्छे लोग हैं हमारे देश में। तालियां एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए, कितनी अच्छी सोच रखते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग बचपन में ना एक प्रेयर किया करते थे ना,
हम सब भारतीय भाई बहन है, भारतवासी मेरे भाई बहन है, तो भाई का नाता उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन बिल्कुल सही जवाब है 15। संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। मैं आपको ब्रीफिंग जब दे रहा हूं उसमें आपको सभी महिलाओं के नाम इनफैक्ट बताना चाहता हूं मैं। इनका जो निर्माण में जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महिलाएं सदस्य थी, पहली अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित एवं एनी मैस्करीन। ये 15 यानी 15 महिलाएं थीं। आप टोटल संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं जो शामिल थी। तालियां प्लीज एक बार जोरदार होनी चाहिए इनके लिए, जोरदार वाली तालियां। अब क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, आज एक महिला स्पीकर भी हमारे बीच में है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं हमें यहां पर ज्वाइन करें। उनका नाम है रुचि दवे। आप HOD हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की एक इंस्टीट्यूशन में। प्लीज एक बार तालियां हो जाए रुचि मैम के लिए, जोरदार वाली। रुचि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। क्योंकि आज हम संविधान एवं गणतंत्र इस पे विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी में भी इंडिया इमर्जिंग अगर हम बात करें तो है। तो आपका व्यू पॉइंट इसमें क्या है, अगर हम बात करें इमर्जिंग इंडिया की, टेक्नोलॉजी की, या अगर हम इस बारे में जो हमारा टॉपिक है उसके विशेष में बात करें तो? सभी को नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज इस अवसर पे आपने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ में यहाँ पे जितने भी उपस्थित युवा हैं उनसे एक बहुत ही बात पुरजोर तरीके से कहना चाहती हूँ कि हम को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम विश्व गुरु हैं। वो हमने कई बार प्रूव किया है और अब तो बहुत अच्छे तरीके से, मेरे ख्याल से ये सभी जो लोग सामने बैठे हैं उन्होंने कोरोना टाइम देखा है और कोरोना के बाद में शायद अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि हाँ हम विश्व गुरु हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमारी GDP अच्छी है, जब हम ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि अगर आप गुरु हैं तो गुरु जैसा व्यवहार करें। और जब मैं ये कहती हूँ तो मैं ये सभी लोगों के लिए कहती हूँ जो कि भारतवासी हैं, क्योंकि हमसे पूरी दुनिया हमसे सीखती है। हमारे कंडक्ट को लोग कॉपी करते हैं, हमारे कल्चर और हेरिटेज को लोग अपने जीवन में उतारते हैं, हमारे खान पान को लोग सीखते हैं, हमारे पहनावे को लोग तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हमारी संस्कृति को लोग अपनाते हैं और हमारा तरीका जो है, जो जीवन जीने का तरीका है, उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो जो युवा पीढ़ी है उसके सामने एक बहुत बड़ी लंबी कहना चाहिए बहुत लंबी एक सोच है कि हमें ये देखना है कि अब आगे इसको कैसे लेके जाएं। क्योंकि जो विश्व गुरु बनाया जिन्होंने, उन्होंने तो बना दिया, लेकिन अब आपके सामने ये चैलेंज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस एज पे है उसको उससे आगे लेके जाना वो आपके हक में है। देखिए, आप टेक्नोलॉजी सीखें ये ज़रूरी है, आप क्रिएशन करें ये ज़रूरी है, आप मनी क्रिएट करें ये ज़रूरी है, बट मनी के पीछे भागे ना ये भी ज़रूरी है। क्योंकि आप जब क्रिएट करेंगे, आप क्रिएशन करेंगे, टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे और आप अपने कंपनीज चलाएंगे, स्टार्टअप्स रन करेंगे, तो उसमें वो एथिक्स बहुत ज़रूरी है, जिसे इंडियन एथिक्स मैं नाम देना चाहती हूँ यहाँ से, जिसको कि पूरी दुनिया फॉलो करती है। मेरे ख्याल से गीता से तो अच्छा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नहीं दे सकती हूँ, और शायद वही हमारी लिविंग बाइबल है, ऐसा कहूँ तो मैं। बाइबल, कुरान सभी कुछ है, क्योंकि हम डाइवर्स हैं, हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ हर छोटे से शहर में देखिए इतने तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग भाषाएं भी बोलते होंगे और अलग अलग प्रांतों से भी आते होंगे और अलग अलग खाना भी खाते होंगे। सिमिलरली एक डिपार्टमेंट में भी बहुत अलग लोग होते हैं, एक स्कूल में अलग अलग बच्चे होते हैं। तो डाइवर्सिटी को हमसे अच्छा तो कोई नहीं समझता। तो अगर इस डाइवर्स एनवायरनमेंट के अंदर रहकर हम पूरे विश्व को ये बता सकते हैं कि आप हमसे अलग हैं, पर हमें आता है कि हम आपको साथ लेके चल सकते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम जो हम
हमेशा से सीखते आए हैं उसको हम चरितार्थ कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको यही करना है, इसी सोच को आगे लेके जाना है और इसको हमेशा अपने ज़िंदगी में, लाइफ में ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच मैम। तालियां प्लीज एक बार मैम के लिए जोरदार होनी चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अपने एक मैसेज में आपने वसुदेव कुटुंबकम को भी शामिल किया, आपने ये बताया कि हम विश्व गुरु हैं, किस तरह से हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताया। एक बार तालियां वापस से जोरदार होती नीचे मैम के लिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया एवं कहां मनाया गया? कब मनाया गया, कहां मनाया गया? बच्चे बोल रहे हैं आपको नहीं आता तो आप मत पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कितने अवार्ड लेके जाओगे? एक ले लिया है, बहुत है। ऊपर और भी लोग हैं हमारे साथ में। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर ये हाथ खड़ा होता तो और मज़ा आता। तो अगली बार जब आप हाथ खड़ा करो, सबको है ये कॉन्फिडेंस से, वो देखो हाथ ही नीचे नहीं कर रहे हैं जब तक नहीं आएंगे। बट आप बोलो। 26 जनवरी 1950 इरविन स्टेडियम में। ओके, ठीक है, 26 जनवरी 1950 एरविन स्टेडियम में। चलिए इसके साथ में एक और, चलिए इनको तो मैं अवार्ड देता हूँ, बिल्कुल उनका सही जवाब है। एक बार तालियां हो जाए, नाम बताइए अपना। जुगल सिंह। बहुत बढ़िया, तालियां एक बार जोरदार हो जाए। अब क्योंकि मैं नीचे हो गया हूँ और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर जो युवा साथी आए हैं उन्होंने जब हाथ खड़ा किया, तो मैं आपको भी एक मौका देना चाहता हूँ। एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूँ। 26 जनवरी जैसा आपने बताया 19, बिल्कुल, तो आपको ये बताना है कि उस दिन जो ध्वज, हमारा तिरंगा जो है, वो किसने लहराया था, किसने फहराया था उस ध्वज को? अगर आप उन पर्सनैलिटी का मुझे नाम बता देंगे तो मैं आपको ये अवार्ड दे दूंगा। हाथ खड़े हो चुके हैं, इनमें से आप जीत तो चुके हो यार। आप हाथ खड़ा करते तो मैं आपके पास आता। आपने हाथ खड़ा किया था पहले, अभी मैं किसी और के पास जाता हूं। पीछे सिर्फ एक ही हाथ खड़ा हुआ है, बट पीछे मैं आ चुका हूं। एक बार आप खड़े होइए। आप नहीं, मैं आंसर नहीं पूछा, नहीं मैं आंसर नहीं पूछने के लिए खड़ा किया है। अभी मैंने आपको बोला कि हाथ खड़ा नहीं करना, फिर भी कितना चाहते हैं ये पूरे सब यहाँ ला के रख दूं तो आपको खुशी मिलेगी? क्या चाहते हैं आप? नहीं, सभी को मौका मिलना चाहिए। सभी को मौका मिलना चाहिए, या दिल से बोल रहे हैं? एकदम, फिर मैं एकदम। देखूंगा आप हाथ खड़ा करेंगे। आंसर आती है सर। चलिए आप बैठिए, बैठिए, मैं नहीं पूछूंगा आपसे सर। अच्छा, चलिए इतना प्यार से बुलाएंगे तो फिर तो आना पड़ेगा ना। जी जी बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। अच्छा, कौन थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। बिल्कुल सही जवाब है। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम पीयूष कुमार है। पीयूष, इतना हल्के ही बोलते हैं आप जी। इसको अदरवाइज ना लें, शादीशुदा होंगे तो बहुत सफल होगा आपका। एक बार तालियां भी जोरदार हो जाए सर के लिए। मेरी महिलाएं बहनें इस बात को अदरवाइज ना लें, मेरा सिर्फ एक व्यंग्य था, लेकिन वे बहुत ही पोलाइटली बोल रहे थे। ऐसा नहीं कि शादी के बाद सिर्फ बीवियों से ही पाला पड़ता है, सोसाइटी में भी आप रहते हैं, तो ऐसे में एक तालियां एक बार जोरदार हो जाए। बिल्कुल सही जवाब। 26 जनवरी 1950 इरविन स्टेडियम, भारत का पहला गणतंत्र दिवस। आपने जैसे बताया ये वहाँ पर पुराने किले के सामने मनाया गया था। आपको बताना चाहता हूँ तब से लेकर आज तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उत्सव लोकतंत्र का है ये, और उत्सव किसका है ये? संविधान का। तो तालियां प्लीज एक बार जोरदार पहले इसके लिए होनी चाहिए। जो मैंने रैंडमली दूसरा सवाल पूछा, क्योंकि हाथ खड़े हुए थे तो मुझे लगा चलिए इसी में से सवाल, क्योंकि मिलता जुलता था कि किसने ध्वजारोहण किया था। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा यानी ध्वज फहराया था। आपको बताना चाहता हूं कि इसी दिन राष्ट्रपति महोदय ने शपथ ग्रहण भी करी थी 21 तोपों के साथ में। और ये जो राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। 12 साल तक ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, और उनका ये रिकॉर्ड आज भी कायम है, आज भी नहीं टूटा है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। जब हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो एक और डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे बीच में आई हुई है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे बीच में आए, और उनसे मैं जानना चाहूंगा रिकॉर्ड के बारे में। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट उनके विचार क्या हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा। आप रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी के। तालियां प्लीज एक बार जोरदार सर के लिए।
प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक एजुकेशनिस्ट, एक रजिस्ट्रार, एक यूनिवर्सिटी में आप हैं, तो बहुत यंगस्टर से भी आपका आम तौर पे डीलिंग रहती होगी और आप ऑफ कोर्स एक होलिस्टिक वे में हमें बता सकते हैं। जब हम बात करते हैं एक सेलिब्रेशन की, एक उत्सव की, जो हम जैसे लोकतंत्र का उत्सव बोलें या फिर हम संविधान का उत्सव बोले, जो आज हमारा टॉपिक भी है, उसके बारे में आपका व्यू पॉइंट क्या है? और स्पेशली जब हम बात करें बच्चों के पर्सपेक्टिव जिनसे आप डील करते हैं, वो आज भारत को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी को। जब हम बात कर रहे हैं आज इस जगह पर, इस वर्ष में खड़े होकर युवाओं के बारे में सोचते हुए, युवाओं के लिए, युवाओं के साथ, युवाओं के सामने, तो हमें ये देखना होगा, और हम इस बारे में बहुत सारी बातें भी करते हैं कि आगे जाके युवा क्या करेंगे जी। हमारे आज के युवा क्या कर रहे हैं, हमारे आज के युवाओं को ऐसा क्या प्लेटफॉर्म दिया जाए कि आगे बढ़ के वो देश का संचालन कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपने परिवार को सपोर्ट दे सकें। तो आपके लिए मैं सभी युवाओं के लिए एक संदेश है जो आप अपने उसमें अपने जीवन में भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आप आज अपने जीवन में पाएंगे वो है एक असमंजस की स्थिति है। वो असमंजस की स्थिति है कि क्या करें, क्या सीखें कि हम अपने आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले जीवन में एक अच्छे नागरिक बन पाएँ। आप अपने परिवार को एक सपोर्ट दे सकें फाइनेंशियली, मेंटली और सोसाइटी के साथ मिलके अपने परिवार को सपोर्ट देना, अपना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करना, ये एक सबका सपना रहता है। लेकिन साथ में साथ जब युवाओं की बात करते हैं, युवा समाज के हर क्षेत्र में है, युवा समाज के हर जगह पर है, चाहे वो उद्योग में हो, चाहे कृषि में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, हर जगह कोई ना कोई युवा मिलेगा। आज की तारीख में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, शायद आपने देखा भी होगा, विकसित भारत एट 2047, 2047 तक हमको विकसित भारत का एक सोच दिया गया है। वो सोच जो हम बोलते हैं 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए, उसके पीछे क्या मंशा है? आज अगर आप देखें, आज सभी युवा लगभग 18 से 20 या 22 साल की उम्र में होंगे। तो 2047 तक अगर आप देखेंगे, अगले लगभग 20 से 22 साल के अंदर आप अपने करियर में आगे बढ़ चुके होंगे। आप उस मुकाम पे पहुंच चुके होंगे जहां अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी जगह पर नौकरी होगी या अपना बिजनेस होगा। हमारा आज का जो प्रयास रहेगा, आप सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जब 2047 में आप उसे दोबारा से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि अगर मैं आज 20 साल पहले जब मैं युवा था, अगर मैं ये कदम लेता तो आज मेरा स्टेटस और अच्छा होता। आप अपनी नौकरी में अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे कदम उठा पाते। अगर आप आज, जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आपके अंदर एक बहुत सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है, सरकार की तरफ से इतने सारे जो इनिशिएटिव लिए गए हैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, कौशल योजना जो चलाई गई हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है, आप लोगों को एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों को स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, आप लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए अंदर मोटिवेट करने के लिए, उद्योगों को लगाने के लिए जो लोन जो सरकार आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है, अगर आप आज की तारीख में उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएँ तो आपको 2047 तक विकसित भारत बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की तारीख में लगभग 65% युवा इंडिया में हैं जो 35 एज से नीचे हैं। तो सबसे युवा देश एक भारत बनने जा रहा है, और इसका जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो मजबूती, वो समझने से आएगी कि अगर आज आप कौशल विकास में अपना एक डेवलपमेंट कर पाएँ, उसको सीख पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, तो आप हर फील्ड में आगे बढ़ेंगे। चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे देश के जो आगे आने वाले उद्योग हैं उसमें आप अपना योगदान दे पाएँ, चाहे शिक्षा के जगत में हो, किसी भी फील्ड में। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाएं। जो भी आपका मन करे, जैसा भी आपका मन करे, उसमें आप आगे बढ़ें। चाहे संगीत, चाहे म्यूज़िक, डांस, कल्चरल एक्टिविटीज़, साइंस, टेक्नोलॉजी,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी फील्ड आप उठा लीजिए, मेडिकल का फील्ड उठा लीजिए, शिक्षा के अंदर कोई भी फील्ड उठा लीजिए, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ें, उसमें इंटरेस्ट दिखाएं और ये सोचें कि आगे आने वाले 15 से 20 साल के अंदर आपको उसमें उस फील्ड के अंदर सबसे आगे बढ़ना है और सबसे अग्रणी श्रेणी में रहना है। तो 2047 तक हमारा भारत एक विकसित देश बनेगा और हम ये मजबूती से कह सकते हैं कि हमारा युवा जब देश में खड़ा होता है तो डेफिनेटली वो सबसे आगे होता है, सबसे आगे की सोचता है। आज भी अगर मैं गारंटी लूँ, आज भी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारे देश के युवा हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले, सबसे ज़्यादा सीखने वाले और सबसे ज़्यादा अपने परिवार को सपोर्ट करने वाले हैं। तो जब हम परिवार की बात करते हैं तो सोसाइटी भी आती है और सोसाइटी के साथ साथ हमारा देश भी आता है। क्या बात। तो मैं यही संदेश देता हूँ, आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, परिवार को सपोर्ट कीजिए, परिवार से सोसाइटी को सपोर्ट होगा और डेफिनेटली 100% उससे देश का भी सपोर्ट होगा। बहुत बढ़िया सर, एक बार तालियां सर के लिए जोरदार होनी चाहिए प्लीज। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए ये एक सीखने की बात भी होती है। मैं ये बात अभी हमारे और भी स्पीकर्स आएंगे, आप उनमें भी नोटिस करेंगे। फिर मैं प्रदीप सर की बात करूं, रुचि मैम की बात करूं कि जितने बड़े लोग होते हैं कितनी देखिए सरलता से अपनी बात को रखते हैं और हमारे यंगस्टर्स के लिए सीखने की बात होती है। बात प्रभावी तौर पे भी रखी, बात काम की भी करी और आज मुझे पक्का पता है बहुत सारे बच्चे अपना खून बढ़ा के यहाँ से जाएंगे। हम युवा हैं, अच्छा हमारा कंट्रीब्यूशन देश। तालियां एक बार जोरदार सर के लिए बनती है प्लीज, कम ऑन। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा जो अगला सवाल आ रहा है वो आ रहा है गणतंत्र दिवस की परेड से जुड़ा हुआ। कितने लोग देखते हैं इसको, चाहे आप दूरदर्शन पे देखते हों, चाहे आप, कितने लोगों ने जाकर के वहां पर एक्सपीरियंस किया है? ऐसा किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है? एक, अरे प्रदीप सर, 2, 3, 4, 5 लोगों को। मेरा सवाल उसी जुड़ा हुआ रहा है। आपको मुझे ये बताना है कि पहली बार जब राजपथ पे ये गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? आज हम उसको देखते हैं और हमें पता है कि बहुत सारे हमारी सारी आर्म फोर्सेस की परेड होती है। इनफैक्ट एनसीसी की परेड भी, या एनसीसी के बाद तालियां हो जाए, हमारे बीच में बच्चे आए हुए हैं। सवाल का जवाब मैं इनसे लूंगा। 1955 सर। नाम बताइए अपना। योगिता शर्मा। कहाँ से योगिता आप? सर मैं हरियाणा से। ठीक है, इनके लिए एक बार तालियां जोरदार हो जाएं। बिल्कुल सही जवाब है इनका। बट योगिता आपका आंसर देने का तरीका बड़ा अच्छा है, 1955। बट एक बार तालियां मैं जोरदार हो जाएं, बिल्कुल सही जवाब है इनका। भाई जब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग यहाँ पर आते हैं हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, बाहर स्टेट से, आप लोग प्रश्नोत्तरी को इतना प्यार देते हैं, उसके लिए प्लीज़ एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। जी हाँ, 1955 बिल्कुल सही जवाब योगिता आपका। ये वो वर्ष था जिस वर्ष से फिर जब हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड की, राजपथ से इसकी शुरुआत हुई। और बताना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक परेड को देखने के लिए वहाँ पर हज़ारों लोग मौजूद थे और उसके बाद से फिर जो एक कारवां सिलसिला शुरू हुआ। हम आज भी हमारे गूज बम्स हम कह सकते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं जब हम देखते हैं कि हमारी देश किस तरफ जा रहा है, हमारी आर्म फोर्सेस किस तरफ जा रही हैं, क्या प्रगति हमारा देश कर रहा है। और देश ही नहीं बल्कि दुनिया से इसको देखा जाता है और देखा जाता है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार। चलिए मेरे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है कि भारत सरकार द्वारा वीरता के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? जब हम वीरता की बात करते हैं तो हम सैन्य बलों की बात कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इनको दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? झंडा उठा करके मुझे ललचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पास ही आता हूं जी। सर परमवीर चक्र। ओके, नाम बताइए अपना। पीयूष भाटिया। पीयूष भाटिया सही जवाब है? आवाज सही जवाब है? तालियां जोरदार।
जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका। आपने जो बताया परमवीर चक्र, ये एक ऐसा वीरता को दिया जाने वाला, हम कहेंगे सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमवीर चक्र जो दिया जाता है वो दुश्मन की मौजूदगी में बहादुरी के लिए दिया जाता है। आप सोचोगे दुश्मन की मौजूदगी मतलब दुश्मन वहाँ होते नहीं है, दुश्मन जब होते हैं उसके बीच में जो आपने पराक्रम दिखाया, जो आपने बहादुरी दिखाई, उसको सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। हमारे सैन्य बलों के लिए तालियां दिल से जोरदार शोरदार होनी चाहिए प्लीज। जब दिल से तालियां बजती हैं तो तालियां एक बार जोर से होनी चाहिए। कम ऑन, तालियां जोरदार। मैं अपना अगला सवाल लूं उससे पहले मैं एक और एक्सपर्ट हमारे बीच में जो आए हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM, वहां से आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अमरजीत कुमार सर के लिए, प्लीज तालियां एक बार जोरदार। अमरजीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आप IHM जयपुर से आए हुए हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो एक गवर्नमेंट सेटअप, वहाँ के स्टूडेंट्स किस तरह से देखते हैं, जैसे आज बात हुई कि इंडिया विश्व गुरु बन चुका है या बनने के लिए बहुत अग्रणी है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आपका व्यू पॉइंट क्या है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपको और दूरदर्शन को धन्यवाद कि उन्होंने ये मंच दिया हमें। आज की युवा जनरेशन जो हमारे सामने बैठी है उनसे हमको हमारा विचार शेयर करने के लिए जी। और सबसे आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत विश्व गुरु था, है और हमेशा रहेगा। तालियां इसके लिए एक बार पहले जोरदार हो जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है वो युवाओं का देश है। हमारे जो युवा हैं उसके बारे में किसी कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, मैं उससे शुरुआत करना चाहूंगा जी। कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। ये हमारे युवाओं के बारे में कहा गया है। हमारे जो युवा हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हैं, सीमा पर हैं, जहां भी हैं, मांसपेशियां पत्थर, जैसे ही देश का नाम आता है मांसपेशियां पत्थर सी हो जाती हैं, हमारे सीने में आग जल उठती है। तो हमारा ये एक संदेश ये है कि हम कई बार, जब आज संविधान दिवस है तो हम शायद संविधान के बारे में ही बात करेंगे कि हम संविधान में अपने अधिकारों की बात करते हैं। हम सब करते हैं अपने अधिकारों की बात, हमारे मूल अधिकार ये हैं, हमारे मूल अधिकार ये हैं, बट हम एक चीज़ भूल जाते हैं, अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी आता है। जी। हम अपने संविधान की व्याख्या हम अपने तरीके से करते हैं, अपनी अपनी जगहों से करते हैं, हम सिर्फ अपने मूल अधिकारों को याद रखते हैं, बट संविधान का एक अनुच्छेद है 52 जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य को भी दर्शाया गया है। अधिकार के साथ साथ हमें अपने कर्तव्य भी याद रखने चाहिए। हम बोलते हैं हमें सरकार को ये देना चाहिए, लेकिन हम अगर युवा हैं, हमारी ये उत्तरदायित्व हमारा ये है कि हम देश के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहें, देश की सेवा करें। अब सवाल ये है कि देश की सेवा सिर्फ सेना ही नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। बस हमारे हाथ में जो काम है हम उसको अपने ईमानदारी से करें। हम अगर विद्यार्थी हैं, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ईमानदारी से करें। अगर हम अपने कुछ काम कर रहे हैं, कोई हुनर सीख रहे हैं तो उसको ईमानदारी से सीखें, आप उसमें भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो देश की सेवा करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सीमा पे खड़ा रहना है, वो तो कर ही रहे हैं, हम भी अपने अपने तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझ करके देश की सेवा कर सकते हैं। दूसरा है कि आजकल के जो युवा हैं, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे डेविएशंस आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, और जब हम अपने कर्तव्यों की याद करते हैं तो सोशल मीडिया पे हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने देश के बारे में अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा सुने, जिससे क्या होता है कि आप जैसे अपने देश को दूसरों के सामने रखेंगे, लोग आपकी नज़र से देखेंगे। अगर आज सोशल मीडिया पे आपका कोई मैसेज कहीं जाता है, कोई उसको अगर पढ़ता है बाहर का आदमी, तो वो आपकी नज़र से, वो सिर्फ आपको नहीं पढ़ रहा होता, वो एक भारत के आम नागरिक से पढ़ रहा होता है। तो हम जो है, हमारी जनसंख्या अगर 140 करोड़ है तो 1/140 करोड़ हम हैं। अगर हमने आज अपने आप में सुधार कर लिया तो 1/140 करोड़ हिंदुस्तान सुधर गया। तो युवाओं का सबसे, और दूसरा है कि हमें हुनरमंद बनना है, अपने हुनर को विकसित करना है। जो सर जैसा बता रहे थे, स्किल इंडिया का जो सपना है हमारा, वो तभी साकार होगा जब हम हुनरमंद बनेंगे और देश को आगे की तरफ ले जाएंगे। धन्यवाद सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
एक बहुत ही अच्छी बात और सीख, और ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा अमरजीत सर कि सोशल मीडिया को हमें सेंसिटिवली यूज़ करना है, स्पेशली अगर हम अपने देश की बात करें तो जो इमेज बिल्डिंग है वो आपके थ्रू ही होती है। और जैसे प्रदीप सर ने बताया था 65 to 70% पॉपुलेशन यंगस्टर्स हैं, तो अपना एक दायित्व बनता है। तालियां एक बार वापस से जोरदार होनी चाहिए सर के लिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा जो अगला सवाल आ रहा है वो आ रहा है पराक्रम दिवस से जुड़ा हुआ। आपको मुझे बताना है कि पराक्रम दिवस को कब मनाया जाता है। वो कौन सा दिन है जिस दिन हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। अवार्ड देते मुझे और खुशी होगी अगर वो बता पाएं कि हम ये क्यों बना, किसी को डेडिकेट करते हुए मनाते हैं, तो वो बहुत मजा आ जाएगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हैं, एक हाथ खड़ा हो गया, दो नीचे हो गए, तीन नीचे हो गए। हा, मेरा काम इजी हो रहा है। और नीचे करें, अरे अभी भी खड़ा हुआ है हाथ। इस रो में एक साथ, मतलब तीनों लोगों ने एक साथ हाथ खड़ा किया हुआ है। आपस में बात कर ली थी क्या? नहीं करी है। पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं जी। बीच वाले से या आपसे पूछते हैं। चलो चलो खड़े हो जाओ, आप ही खड़े हो जाओ जी। 23 जनवरी को ये मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के लिए मनाया जाता है। उपलक्ष्य में भी आप कह सकते हैं। हाँ, नाम बताइए अपना। और गोदीप। आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल। कहा ना, प्रश्नोत्तरी और प्यार हर जगह से मिलता है। तालियां एक बार इनके लिए जोरदार वाली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। जी हाँ, 23 जनवरी। आप ऑलरेडी इसका आंसर दे चुके हैं कि ये किस उपलक्ष्य मनाया जाता है। बताना चाहता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पे यह पराक्रम दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा सन 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले इस दिवस का पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, और उसके बाद से 23 जनवरी को यानी 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, नाम में ही बहुत पराक्रम है, इसलिए तालियां भी पराक्रम के थ्रू होनी चाहिए, जोरदार वाली होनी चाहिए प्लीज। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। एक सेरेमनी होती है जिसका नाम है बीटिंग द स्ट्रीट। ये एक समारोह होता है। आपको मुझे बताना है कि ये कब मनाया जाता है, और अगर आप ये बता देंगे कहाँ मनाया जाता है तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? दोनों के आंसर मुझे देगा, मैं उसको अवार्ड दूंगा। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। बीटिंग द स्ट्रीट, ये हाँ देखा, मैं यही देख रहा था कितने लोग इसको सच में ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अभी देखो मैंने क्या बोला और यहाँ देखो सच क्या है। इसीलिए तो अब बताइए कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है। आंसर मैं लूँगा यहाँ से। हाँ, ये बहुत बार ऐसा हुआ, साथ निधि किस्मत ने। फाइनली शायद आपको इसका आंसर आता है। जी बताइए। 29 जनवरी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली के राजीव चौक में। ओके, राजीव चौक पे बनाया जाता है। और कोई बताना चाहता है? आप बैठ जाइए, मैं आपके पास आता हूँ। क्या इनका जवाब सही है या कोई और जवाब है? नहीं है। सही जवाब कौन देगा फिर मेरे को बता दो। डांस मूव इन्हीं से पूछ लेते हैं जी। 29 जनवरी विजय चौक पे, दिल्ली के विजय चौक में। ओके, और डेट क्या है? 29 जनवरी। कंफर्म है आप? यस। नाम बताइए अपना। वंशिका शर्मा। वंशिका। इनका जवाब सही है या और कोई जवाब है? सही है, दे देना चाहिए ना इनको। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। यार अब किस्मत में ही ना लिखा हो पुरस्कार तो अब देखिए क्या कर सकते हैं। हाथ भी खड़ा किया है ना, दुख हो रहा है, पर ऊपर वाले से आप प्रार्थना करते रहिए, शायद अब सवाल जो अगला वाला है उस पर आ जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बीटिंग द रिट्रीट ये नाम है उसका। बीटिंग द रिट्रीट समारोह जो है इसको मनाया कब जाता है? 29 जनवरी को। और ये कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली के विजय चौक पे। आपने राजीव चौक बता रहा था, वहाँ पर आप शायद शॉपिंग के लिए जाते होंगे, इसलिए आपको याद रह गया। लेकिन फिर भी एक बार तालियां जोरदार बनती है। आपको जो ये समारोह है बीटिंग द रिट्रीट, इसके बारे में बताना चाहता हूं। ये समारोह जैसे आपने बताया 29 जनवरी को मनाया जाता है। यह समारोह गणतंत्र दिवस की समाप्ति पर होता है, जिसमें सेना के बैंड द्वारा धुन बजाई जाती है और सैन्य बलों का सम्मान भी किया जाता है। बीटिंग द रिट्रीट समारोह भारत की राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। तालियां एक बार वापस से जोरदार होनी चाहिए प्लीज।
अब जैसे प्रश्नोत्तरी है जिसमें सवाल आते हैं, आप जवाब देते हैं, ऐसे ही एक और टास्क हम करते हैं सवाल और जवाब वाला। वो क्या होता है? एग्जामिनेशन देते होंगे ना आप लोग, अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, हायर स्टडीज़ की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो एग्जामिनेशन होते हैं। तो आज हमारे बीच में एक COE आए हुए हैं। अब COE क्या होता है? कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, एक यूनिवर्सिटी से। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। तालियां प्लीज एक बार जोरदार, प्रोफेसर डॉक्टर उमेश गुरनानी। तालियां प्लीज एक बार जोरदार गुरनानी सर के लिए। सर, आपको मेरा बुलाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जैसे कुछ इंट्रोड्यूस करें उससे पहले मैं कुछ बोल देता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। गणतंत्र दिवस महोत्सव पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इतिहास के कुछ पन्नों से कुछ पंक्तियां हैं, शहीद श्री भगत सिंह जी ने लिखी थी। मेरे जज्बातों से कुछ इस तरह वाकिफ़ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। वाह क्या बात है भाई, तालियां एक बार जोरदार। यही शायद वो जज्बा था जिस जज्बे ने हमें आज़ादी दिलाई है। तो तालियां यार बहुत, एक बार प्लीज, इस बार तालियां जोरदार बजनी चाहिए इसके लिए। जी उमेश सर, मैं आपसे, आपने मुझे बोला कि मैं पहले आप कुछ बोलना चाहते हैं, शायद वो दिल से जो आवाज़ आती है वो आप बताना चाहते थे। लेकिन मेरा जो सवाल आपसे है, जैसे कि अभी हमने देखा युवा साथी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, आंसर्स पता होता है, लेकिन तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर हम बात करें किस तरह से युवा प्रिपेयर हों, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं संविधान की, गणतंत्र की, तो वो हमसे ही बना है ना? तो हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें, ये मेरा आपसे सवाल है सर, एक बेहतर भविष्य के लिए, एक उज्जवल कल के लिए। देखिए, नॉलेज जो है, विजडम जो है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं या जो बड़े भाई बहन हैं या जो टीचर्स हैं, वो एक्चुअली उन्होंने यही चीज़ सिखाया कि बेटा पढ़ो और इतने कुछ परसेंटेज मार्क्स लाना ज़रूरी है, या इतना एक कट ऑफ है जो उनके एक माइंडसेट में बैठ गया है। तो नॉलेज या विजडम जो है वो उस कट ऑफ परसेंटेज से डिफाइन नहीं हो सकता है। तो हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग करके बाद में शायद CA करने चला जाता है, तो उसने अपना करियर CA में बनाया। बहुत बार ऐसे मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपना करियर इंग्लिश लिटरेचर में बनाते हैं। तो आपकी जो भी एक हॉबी है उसको आप सिर्फ एक हॉबी तक सीमित नहीं रखिए, उसको एक पैशन बनाइए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो आपको नहीं पता कब आपका प्रोफेशन मैनेजमेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर से घूम के किसी और जगह चला जाए। तो आप अपने जो हॉबी है उसको एक पैशन बनाइए, उसको ओवरऑल डेवलपमेंट कीजिए। जितना हो सके, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, जितना हो सके उनको पढ़िए, उनको ऑब्जर्व कीजिए। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एथिक्स जो होते हैं, मॉरल वैल्यूज़। कुछ पॉइंट जो मैडम ने भी कहा था आज कि मॉरल वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं। हम लोग जिस तरह के प्रोफेशन में, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एक रैट रेस सी चालू हो गई है हमारी लाइफ में। तो हमारे लिए ये क्या हो गया है कि रैट रेस के अकॉर्डिंग कि जीतना ज़रूरी हो गया है, फर्स्ट आना ज़रूरी हो गया है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमको एक प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, उसको हमारे को हमेशा बना के रखना है। जब तक वो हमारे माइंड में रहेंगे, हमारे ब्लड में रहेंगे, आप हमेशा लाइफ में ग्रो करते रहेंगे। कभी रिग्रेट नहीं करना है, या फिर हमें ये नहीं ब्लेम करना है कि हमारी सराउंडिंग्स ऐसी हैं, हमें मौका नहीं मिल रहा है, हमारे कंप्यूटर हमें फाइट नहीं करने दे रहे हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, हम जिस प्रोफेशन में, जिस ऑफिस में हैं वहाँ हमें चांस नहीं मिल रहा है। इट डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली कि आप कितना उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर लर्निंग, योर मॉरल वैल्यूज़, योर एथिक्स, जो आपको आगे लेके जाएगा लाइफ में। लाइफ एक लेवल पे, एक प्रोफेशन पे, एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक साल में आके ख़त्म नहीं होने वाली। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना सीखना चाहते हैं और कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। यही मेरा संदेश है आज सभी युवाओं के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ताले पे एक बार जोरदार हो जाए उमेश सर के लिए। थैंक यू सर। तो आज लर्निंग का सिर्फ डोज ही नहीं बल्कि हम ओवरडोज लेके जाएंगे। फिर हम चाहे बात करें प्रश्नोत्तरी के द्वारा जब सवाल पूछे जाते हैं उसके जवाब से जो आप लर्निंग डोज होता है, या फिर हमारे स्पीकर्स के द्वारा। तालियां प्लीज एक बार जोरदार होनी चाहिए सभी के लिए। बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। जो मेरा अगला सवाल आ रहा है वो राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ आ रहा है। राष्ट्रगान यानी जन गण मन। आपको मुझे बताना है इसमें कितने पद हैं
और साथ ही साथ में आपको मुझे ये बताना है कि जो जनगण मन है जो हिंदी भाषा में है, उससे पहले मूल रूप में इसे किस भाषा में लिखा गया था। जी हाँ, राष्ट्रगान, जनगण मन, मुझे बताना है आपको। और इनका देखिए देखिए लालच देखिए आप, ये हाथ देखिए खड़ा हुआ। और आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं, ये देखिए आप, अभी आपके सामने इन्होंने क्या बोला था कि मेरे को औरों को मौका देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बैठ जाइए बैठ जाइए, तसल्ली रखिए, और भी लोग हैं, आए हैं बड़े मेहनत करके यहाँ पर तैयारी करके। इस बच्चे ने हाथ बहुत देर से खड़ा किया हुआ है, बहुत तैयारी करके आई, घर से पढ़ के आई है ना। हाँ हाँ, अरे आप आ ही गए फाइनली मेरे पास में। जी 5 पद और बंगाली भाषा में। नाम बताइए अपना। चेतना कुमावत। चेतना कुमावत सही जवाब है इनका या? हाँ हाँ, आप इनकी दोस्त हैं? कहाँ गई आप? हाँ दोस्त हैं आप। तालियां एक बार जोरदार जोरदार प्लीज तालियां होनी चाहिए। अच्छा, दोस्त जो है वो तो है ही। देखिए उनका एक्सप्रेशन क्या था, तालियां तो पहले बजाने लगी, साथ ही साथ में दिल से पता क्या आवाज आई? आ गया, मतलब अवार्ड आ गया। चाहे मेरे पास आया, मेरे दोस्त के पास आया। तालियां प्लीज एक बार वापस से जोरदार होनी चाहिए प्लीज। जी हाँ, राष्ट्रगान यानी कि अगर मैं बात करूं जनगण मन, ये जो राष्ट्रगान है इसमें 5 पद हैं और बंगाली भाषा जैसा आपने बताया, ये मूल रूप से बंगाली भाषा में पहले लिखा गया था। इसके कवि और नाटककार जो हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने इसको लिखा था। और संविधान सभा, आपको बताना चाहता हूँ, 24 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। अच्छा, बहुत सारे ना मैं देख रहा हूँ युवा साथी हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक इजी सवाल आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा हूँ। आपको मुझे बताना है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। बहुत इजी सवाल है, बहुत ही आसान है। हाँ, आप हाथ खड़े हो चुके हैं। राष्ट्रीय चिन्ह, आ जाता हूं देवी, वो खड़ी हो जाएं, कूद के जंप मार दें। आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे कि आपका चेहरा उस साइड है, ये दोनों हाथ जंप सब कर चुकी हैं। मेरे को अब आने में मजबूर कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं आप भी करें, लेकिन इनके पास आते हैं। जी बताइए मोहतरमा, नाम बताइए अपना। कशिश खत्री। कशिश खत्री, इतनी लालसा, इतनी चाहत किसकी थी? पुरस्कार की थी या सही जवाब आता है पुरस्कार की थी? दोनों की थी। दोनों की थी। yes. मतलब जवाब आता है, इसका एक्साइटमेंट भी था और पुरस्कार तो चाहिए। सच कौन सा ज्यादा वाला है? पुरस्कार दोनों। डिप्लोमेटिक है। तालियां एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए प्लीज। नहीं, अच्छी बात है। मैं आप लोगों के लिए पहले बार तालियां बजाइए, फिर बताता हूं तालियां मैंने बोली क्या। तालियां बजाइए प्लीज अपने लिए। बजवाई क्यों है? क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना तैयारी करके आते हैं, सवाल कहाँ से आएंगे आपको पता नहीं होता, उसके बाद भी इतने हाथ खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो टावर जो बना है ये वो दिखा रहा है कि मैं पीछे कितनी बार हाथ कुछ नहीं बना हुआ है, बट अच्छी बात है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, अशोक स्तंभ भारत का राजचिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आप ये गवर्नमेंट वेबसाइट से भी ले सकते हैं। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे के ओर पीठ किए हुए हैं, जिसे हम सभी अशोक स्तंभ के रूप में जानते हैं, जिसके नाम से हम जानते हैं। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। चलिए, एक सवाल मैं राजस्थान से जुड़ा हुआ लेता हूं आपसे। राजस्थान से जुड़ा हुआ सवाल, मैं आशा करता हूं और हाथ खड़े होंगे। आपको मुझे बताना है कि 2025 का जो गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान प्रदेश के कौन से शहर में आयोजित इसे किया गया था। आपको मुझे उसका जवाब देना है। राजस्थान से सवाल है। पीछे तो आना ही, वो टावर मुझे बता रहा है कि तुम यहां से
हम नहीं खेल रहे? हाँ हाँ, सही कह रहे हो। आगे से मैं ले चुका हूँ, पीछे से भी आ चुका हूँ मैं। बच्ची के पास आते हैं, है ना? जी जी। झीलों की नगरी उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर। अपना नाम बताइए। नैना शर्मा। नैना, तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। जी हाँ, 2025 का जो गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह है राजस्थान प्रदेश के उदयपुर में किया, जिसे हम झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। वेल, ऐसा लग रहा है कि मैं सवाल और करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं जवाब दें, हाथ खड़ा करें, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। बट एक बार वापस से हम सब अपने लिए तालियां एक बार जरूर जोरदार बजाएंगे प्लीज। आप सब लोग भी और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप भी अगर चाहते हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर आना, इस तरह की रोचक जानकारियाँ औरों तक साझा करना, पुरस्कार जीतना, तो आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते आइए एंजॉय करते हैं एक रंगारंग प्रस्तुति जो कि लेके आ रहा है आयु आर्य का ड्यू, और ये यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं सेल्फ कंपोजिट सॉन्ग जो कि है नई उड़ान। तालियां प्लीज एक बार जोरदार।